सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम होगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपके इस पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और ये इंडियन इकोनॉमी का जो है हमारा पार्ट सेकंड होगा। इसमें टॉपिक के साथ साथ हम जो है आपके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको और भी इंडियन इकोनॉमी के ऐसे टॉपिक जो है डिस्कस करते हुए दिखेंगे हम। और आपके मैथ्स और स्टैट्स के भी जल्दी ही आपको वीडियो मिलने लगेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सीयूटी एम इकोनॉमिक्स के, जिसमें आपके जो है 600 प्लस स्टूडेंट अभी आपके ज्वाइन करके रखे हैं उस ग्रुप को, और वहां पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारा पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें, यू कैन ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज विच इज ऑलरेडी रनिंग। तो इसमें याद रखिएगा, दो तरीके की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। एक हमारा टेस्ट सीरीज जिसमें सिर्फ आपको पार्ट बी गिवन है, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे 100 प्लस। और इसमें याद रखिएगा आपको माइक्रो मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, आपकी अगर हम बात करें मैथमेटिक्स स्टैट्स के एमसीक्यू टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। और ये आपके सिर्फ 350 रुपीज में अवेलेबल है। नियर अबाउट यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो 100 प्लस, इट मीन्स कि आपके नियर अबाउट 150 के आसपास यहाँ पर टेस्ट आपको मिलेंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके यू कैन एक्सेस दिस टेस्ट सीरीज। और अगर हमारे दूसरे टेस्ट की बात करें तो उसमें पार्ट ए भी इंक्लूड हमने कर रखा है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड है इस टेस्ट में। और लगभग 200 प्लस, इसमें पार्ट ए में 114 टेस्ट है और पार्ट बी में आपके जो सेम ये टेस्ट रहेगा वो आपको इधर मिल जाएगा। तो ये सिर्फ 399 रुपीज में है। यू कैन एक्सेस दिस टेस्ट टेस्ट एज वेल। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमसे अगर पढ़ना चाह रहे हैं सीईटी एम इकोनॉमिक्स 2024 के लिए, तो यू कैन ज्वाइन अवर बैच 2। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इसमें 2999 में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे बैचेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। आप लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम हमारे टॉपिक की डिस्कशन को, और आज इम्पोर्टेंट भी है आप सभी के लिए, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा, जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो कैसे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, यानी रेवेन्यू का उनका सोर्स क्या था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो आपका लैंड था, है ना, जिससे कि वो जो है आपके रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। तो हम इसके अंतर्गत बात करें तो कौन कौन से सिस्टम आपके चलते थे। लास्ट ईयर इससे आपके क्वेश्चन आया था एक, और ये इंडियन इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो पहला जो आपका सिस्टम है वो परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट हमारा जो है पहला सिस्टम है लैंड रेवेन्यू का। इसमें याद रखिएगा, इसको आपके प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है ये सिस्टम आपके लाया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने कब लाया था, आपके 1793। यानी ये जमींदारी प्रथा है, आपको पता भी होगा जमींदारी प्रथा, इसी को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। और ये आपके कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो है आपके परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू होता है। इसको और हम क्या बोलते हैं, जमींदारी प्रथा, ठीक है, जमींदारी सिस्टम आपके कहते हैं। और ये आपके कहाँ पर हुआ था लागू, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में लागू हुआ। तो बहुत बार ये आपके एक तरीके से मैच द कॉलम में पूछता है। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज आपके, अगर हम बात करें रियोतवारी सिस्टम, ठीक है, एक विलेज को रियोत में डिवाइड कर दिया जाता था। इसको किसने आपके दिया था, तो जो है थॉमस मुनरो ने दिया था, ठीक है। कहाँ पर ये आपके बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है, तो रेवतवारी सिस्टम आपके बेसिकली मद्रास यानी साउदर्न रीजन ऑफ द कंट्री में जो है ये बेसिकली रेवतवारी सिस्टम काम करता है। और ये कब लागू हुआ था, इसके जस्ट 100 ईयर के बाद आपके लागू हुआ था, 1833 में, ठीक है, 1833 के आसपास ही है लागू हुआ था। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है महलवारी सिस्टम, ठीक है। महलवारी सिस्टम अगर हम बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे, आपके विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग जिन्होंने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था आपके। तो ये जो है आपके महलवारी सिस्टम को लागू करते हैं कहाँ पर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है प्रोविंस में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो आपका उत्तर प्रदेश, और अगर हम बात करें पंजाब वाला जो रीजन है, उस रीजन में ये जो महलवारी सिस्टम है वो आपके फेमस होता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा किसके किसके द्वारा दिया गया, तो कभी कभी पूछता है डायरेक्ट। तो परमानेंट सेटलमेंट दैट इज गिवन बाय लॉर्ड कार्नवालिस, रेवतवारी, थॉमस मुनरो,
और महलवारी सिस्टम जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है आपके दिया जाता है। और कहाँ पर ये फेमस था? आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। जबकि रौतवारी सिस्टम जो है आपके साउदर्न रीजन ऑफ द कंट्री जो है इसमें फेमस रहता है। और अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये बंगाल में आपके जो है काम करता है। अगर आप बात करें यहाँ पर अगर रेवेन्यू सिस्टम की, तो आप देखेंगे कि जमींदारी सिस्टम दैट इज आपके परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया। महलवारी आपके 17 1822 के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है। रेवतवारी अगर आप देखेंगे तो 1792 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। किस प्रोविंसेस में आपको जो है ये लागू होते हुए दिखेगा? तो जमींदारी जो है बंगाल और आपके नॉर्दर्न मद्रास और बनारस में भी देखिए ये लागू हुआ था। बेसिकली ये याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है ये लागू होता है। जबकि हम महलवारी की बात करें तो आगरा, औध और आपके जो है पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब आपके नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस है उसमें ये लागू होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में लागू होता है। और रौतवारी जो है आपके 1792 में ऐसे दिया गया है। पर बाद में ये जो फेमस होता है वो आपके आगे चल के 1833 के आसपास जो है फेमस होता है। ठीक है, ये जो है साउदर्न रीजन ऑफ द कंट्री में, जैसे आपके मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, ये जो है इस पार्ट में आपके फेमस होते हुए दिखता है। यहाँ पर जो जमींदार होते हैं वो ओनर ऑफ द लैंड होते हैं। यहाँ पर होल विलेज एक महल बना दिया जाता था। महल मतलब विलेज को एक महल की तरह जो है ट्रीट किया जाता था। और यहाँ पर वो आपके ओनर होते थे लैंड के। जबकि रौत में आपके इंडिविजुअल जो है जो रौत होता था यानी जो किसान होता था वही आपका क्या होता था? ओनर ऑफ द लैंड होता था। यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेमेंट करने की? जो आपके बेसिकली रेंट है, जो एक तरीके का जो आपको पे करना है टैक्स, वो जमींदार पे करता था। कहाँ पर? परमानेंट सेटलमेंट में। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर होल विलेज जो कम्युनिटी, एक तरीके से जो महल बनाया गया है ना, बहुत सारे विलेज को मिला के क्या करा जाता था? महल बना दिया जाता था। ठीक है, महल का मतलब क्या होता है? विलेज कम्युनिटी। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती थी टैक्स पेमेंट के लिए। और याद रखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति जो है आपके रेवत, मतलब क्या होता है? रेवत मतलब आपके पीजेंट यानी किसान होता है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता था टू पेमेंट द टैक्सेस। ठीक है, और दिया किसने था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट दैट इज जमींदारी सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस देते हैं। महलवारी सिस्टम को फेमस करने वाले आपके विलियम बेंटिंग है, ये चीज याद रखिएगा। और थॉमस मनरो जो है आपके रतवारी सिस्टम को देते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में पूछता है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अब आपने देखा कि जो महलवारी सिस्टम है उसको आपके किसके द्वारा फेमस किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। पर जब हम बात करते हैं हॉल्ट मैकेंजी, कभी कभी ये भी वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, हॉल्ट मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी जो है महलवारी सिस्टम को पहली बार जो है आपके साउदर्न रीजन में प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम उनके अंतर्गत जो है आपके विलियम बेंटिंग काम करते हैं। इसीलिए आपके कभी कभी कहा जाता है कि हॉल्ट मैकेंजी जो है आपके महलवारी सिस्टम के क्या है? जनक यानी आपके कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो दो नाम आपको याद रखना है, या फिर आप हॉल्ट मैकेंजी याद कर लो या फिर विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम जो है कुछ इस पे परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इम्प्लीमेंट हुआ कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था, और बनारस में भी हुआ था, और नॉर्थन पार्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जो ये काफी फ्लॉप रहा था, इसको इस सेटलमेंट को लागू करने वाले लॉर्ड विलियम जो सॉरी लॉर्ड कार्नवालिस थे 1793 में। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जमींदार क्या होता था? लैंड का ओनर होता था। वही जो है पेमेंट करता था आपके रेवेन्यू को, किसको? आपके सरकार को। यहाँ पर जो रेवेन्यू होता था दैट इज फिक्स, यानी एक तरीके का जो टैक्स होता था वो फिक्स था। ठीक है, जो आपके लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स अमाउंट में दैट इज गिवन टू द आपके ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश को दिया जाता था। ठीक है, तो जमींदार ओनर थे लैंड के, दैट 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 दे वर अलाउड टू सेल और परचेज द लैंड। आराम से वो किसी को दे भी सकते थे उस लैंड को और परचेज भी कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उनको ओनर बना दिया गया था। ठीक है, आउट ऑफ कलेक्टेड रेंट, जितना भी वो रेंट लेते थे आपके किसानों से, उसका 89% किसको दे देते थे? ब्रिटिश को दे देते थे। पूछता है पेपर में कभी कभी कि 89% जो है आपके किस लैंड रेवेन्यू में टैक्स को दे दिया जाता था? टू द ब्रिटिशर्स। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपके परमानेंट सेटलमेंट के अंदर 89% स्टेट को दे दिया जाता था,
ठीक है। एंड रेस्ट जो है 11% आपके जमींदार अपने पास रखता था। पर यहाँ पर एक फिक्स पोर्शन नहीं होता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि आप जो है कुछ 1/10 पोर्शन जो है आप अगर सरकार को दे रहे हैं यानी स्टेट को दे रहे हैं यानी आप ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, तो कुछ पोर्शन आप जमींदार रखेगा, और जो सरप्लस है दैट इज री इन्वेस्टेड बाय द जमींदार टू द लैंड, कि आपका लैंड जो है वो भी फर्टाइल बना रहे, उस पे भी री इन्वेस्ट किया जा सके। ऐसा जो है इसमें प्लान बनाया गया था, पर पूरी तरीके से फ्लॉप था ये, क्योंकि जमींदार जो है आपके सारा अपना बर्डन जो है किस पे डाल देते थे, आपके पीजेंट्स पे डाल देते थे। टैक्स को कलेक्ट जो है करते थे, हायर टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, और कम जो है आपके पेमेंट करते थे किसको, ब्रिटिशर को, कम परसेंट में। ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है फिक्स इनकम अपना एश्योर करना चाह रही थी, इसीलिए यहाँ पर आपके फिक्स था कि रेवेन्यू एक जो है फिक्स होगा। क्लियर है? आप इस चीज को याद रखिएगा। कंपनी वॉज सेव्ड फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ पीरियोडिकल असेसमेंट। यहाँ पर जैसे लैंड का असेसमेंट होता था कि कौन ज्यादा फर्टाइल लैंड है, कौन कम फर्टाइल लैंड है। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा लैंड है, फिक्स कर दिया गया कि 89% जो है आपको टैक्स देना है। पर मे बी ये लैंड हो सकता है कि आपके ज्यादा फर्टाइल ना हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहा हो, तो मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर पीरियोडिकल असेसमेंट से यहाँ पर कंपनी क्या है, बचना चाहती थी। ठीक है। और ये इससे ज्यादा जमींदार को आपके जो है फायदा हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। तो जो आपके बेसिकली किसान थे वो एक ट्रैप में फंस गए थे, क्योंकि जो जमींदार होता था वो उसको पर्टिकुलरली एकदम परसेंटेज में अपना जो है टैक्स चाहिए ही चाहिए था। पर यहाँ पर क्योंकि जो किसान होता था उसका जमीन जो था इतना फर्टाइल रह नहीं गया था, क्योंकि वो उसके पास कुछ पैसा नहीं होता था इन्वेस्ट करने के लिए उस जमीन पे, कि वो फिर से अच्छा फर्टाइल जमीन बना सके। तो फिर वो क्या करता था, आपके कुछ जो महाजन होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, उनसे पैसे लेकर के आपके जमींदार को पैसा देता था। इसी वजह से एक नया क्लास यहाँ पर आपके जन्म ले लेता है, न्यू आपके मनी लेंडर्स जो है, यहाँ पर महाजन जो क्लास है वो आपके आ जाती है। ठीक है। जो कि किसको पैसा देती थी, पीजेंट्स को पैसा देती थी, कि आपके वो जो है इस कर्ज से बच सके, क्योंकि जमींदार को अगर पीजेंट जो है पैसा नहीं देगा, तो जमींदार वापस से उसकी जमीन ले लेगा। ठीक है। तो ये जो है इसमें प्रॉब्लम थी। क्लियर है? और यहाँ पर आपके क्योंकि फिक्स जो है आपके टैक्स होने पर, फिक्स जो है रेवेन्यू होने पर सरकार की जो है आय आय का स्रोत जो है नहीं बढ़ रहा था, एक इसकी और भी प्रॉब्लम ये थी। और क्योंकि सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था पीजेंट से, जमींदार मीडिएटर हो गया था, तो जमींदार जो है काफी ज्यादा यहाँ पर पीजेंट्स को आपके एक्सप्लॉइट करता था। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन करता था। और जो सरप्लस इनकम थी वो जमींदार अपने पास रख लेता था, कभी भी जो है आपके किसानों को वापस नहीं देता था, और कभी भी उनके लैंड में इन्वेस्ट नहीं करता था। इस वजह से जो लैंड था वो क्या आपके हो जा रहा था, इनफर्टाइल होते जा रहा था, यानी उसकी फर्टिलिटी कम होते जा रही थी। क्लियर है? तो ये काफी ज्यादा फेलियर रहा था आपके ये वाला सिस्टम। और फिर इसी बात देखते हैं कि आपके महलवारी और देवतवारी सिस्टम भी इसी तरीके से फ्लॉप रहा था। अब जो है क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है कि आपके व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पर याद रखना किसने दिया, लॉर्ड कार्नवालिस ने। कब दिया? 1793 में। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या फिर आप जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या था, आपके फिक्स रेवेन्यू को गेन करना। ठीक है। आपके इंश्योर करना फिक्स रेवेन्यू को फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही थी, अपने रेवेन्यू को फिक्स करना चाह रही थी, इसी वजह से ये परमानेंट सेटलमेंट को यहाँ पर लाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट हु was the intermediate responsible for collecting revenue from the peasant। पीजेंट से कौन जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो यहाँ पर आपके याद रखिएगा जमींदार। जमींदार जो है आपके पीजेंट से क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रयतवारी सिस्टम, जो है प्राइमरली कहाँ पर इफेक्टेड रहा है, क्या नॉर्दर्न इंडिया में, क्या साउदर्न इंडिया में, वेस्ट ईस्टर्न इंडिया में, या फिर वेस्टर्न में। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ये साउदर्न इंडिया में रयतवारी सिस्टम जो है आपके फेमस रहा था। ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होता था टू पे द रेवेन्यू। ठीक है, आपके टू पे द टैक्सेस टू ब्रिटिश। ठीक है। और वही जाके पे करता था। ठीक है। और ये ज्यादातर आपके फेमस रहा था साउदर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री में।
क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। रयतवारी सिस्टम को देने वाले कौन थे आपके? क्या ये जो है आपके, अगर हम बात करें, लॉर्ड कार्नवालिस थे, लॉर्ड वेजली थे, या फिर आपके, देखिए परमानेंट सेटलमेंट को किसने दिया? अगर हम बात करें तो लॉर्ड कार्नवालिस। अगर हम रयतवारी सिस्टम की बात करें, अभी मैंने बताया कि रयतवारी सिस्टम को देने वाले कौन थे आपके? थॉमस मुनरो। और कहाँ पर था आपके फेमस ये? बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में ये आपके जो है फेमस रहा था। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपके किसने दिया रयतवारी सिस्टम? सर थॉमस मुनरो के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द की फीचर ऑफ रयतवारी सिस्टम। रयतवारी सिस्टम में क्या होता था? तो अगर हम बात करें फिक्स लैंड डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ क्रॉप, यहाँ पर फिक्स लैंड रेवेन्यू होता था, तो ऐसा नहीं होता था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये भी नहीं होता था। यहाँ पर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द इंडिविजुअल पीजेंट, है ना, आपके हर व्यक्ति से जो है आपके डायरेक्ट रेवेन्यू लिया जाता था रयतवारी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, है ना। यहाँ पर देखिए ओनरशिप लैंड का कौन हो गया? इंडिविजुअल हो गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए? इंडिविजुअल हो गया। कहाँ पर फेमस था? मद्रास में। और किसने दी? आपके थॉमस मिनरो ने। ईयर याद रखिएगा 1792। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम महलवारी सिस्टम। हर देखिए बहुत सारे विलेज को मिला करके, है ना, बहुत सारे विलेज को मिला करके एक महल बनता था। और वो जो महल का हेड होता था दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पेड द टैक्सेस टू द ब्रिटिश, है ना। ये इंटायर विलेज जो है आपके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती थी, और वही जो है महल को देती थी, और महल जाके आपके एक तरीके से जो विलेज हेड होता था वही जा करके आपके पे करता था। तो यहाँ पर इंटायर विलेज और स्टेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश, ये महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द, ठीक है, क्या इंडिविजुअल के होल्डिंग्स पे बेस्ड था? इंटायर विलेज के होल्डिंग्स पे आधारित था ये। कितना गांव का होल्डिंग है उसके आधारित पे यहाँ पर लैंड का असेसमेंट किया जाता था, ये चीज याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि कौन से सिस्टम के अंतर्गत लैंड असेसमेंट होता था? तो महलवारी जो सिस्टम था उसके अंतर्गत जो है आपके लैंड असेसमेंट होता था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु इम्प्लीमेंटेड द महलवारी सिस्टम। आपके महलवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? कि क्या ये लॉर्ड कार्नवालिस था या फिर लॉर्ड डलहौजी था? तो महलवारी सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करने वाला था वो आपके कौन था? लॉर्ड डलहौजी। पर बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ महलवारी सिस्टम है दैट वाज गिवन बाय आपके लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हमारा the land revenue system that aim at improving agriculture practices and provide relief to peasant during the unfavorable condition known as। अब यहाँ पर आपके एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसमें एम होता था आपके इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, ठीक है, और पीजेंट्स को रिलीफ देना जब आपके अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती थी उस टाइम पे। तो क्या कौन सा सिस्टम था? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, फेमाइन कोड। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ये एम था कि इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पीजेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यानी मान लीजिए कि कभी इरिगेशन की प्रॉब्लम हुई, कभी बारिश नहीं हुआ सही टाइम पे, तो इस फेमाइन को रोकने के लिए जो है एग्रीकल्चर को अच्छा करना भी एक एम था, बट नॉट अ प्राइमरी एम, है ना। उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना ही उनका प्राइमरी एम था। इसमें ऐसा नहीं था कि आपके अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, कभी जो है भुखमरी की शिकायत हो गई, तो जो है बेसिकली आपके उसको सही किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसके इम्प्लीमेंट होते ही आपके सबसे बड़ा जो ग्रेट फेमाइन है आपके बंगाल में नहीं आता। अभी मैं फेमाइन वाला भी टॉपिक कवर करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो भी चालीसा फेमाइन, ग्रेट बंगाल फेमाइन, है ना, कितने लाख लोग मरे थे इनकी वजह से, ठीक है, वो भी सारा हम डिस्कस करेंगे। तो जो है ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस से रिलीफ मिलने के लिए भी जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, बट दैट इज नॉट अ प्राइमरी मतलब आपके मोटिव। अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन सम रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत में परमानेंट सेटलमेंट क्यों आपके फेल रहा था? क्या अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, या फिर लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द जमींदार्स, या फिर फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या फिर इनएबिलिटी टू पीजेंट टू पे फिक्स रेवेन्यू?
अगर हम बात करें, फिक्स रेवेन्यू कर दिया था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लैंड असेसमेंट नहीं करते थे। लैंड असेसमेंट इसलिए क्योंकि कितना लैंड जो है फर्टाइल है, कितना जो है प्रोडक्टिविटी दे सकता है, इस चीज का वो चेक करते ही नहीं थे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी वजह से जो है आपके वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। इसीलिए इसीलिए जो है परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज जमींदारी सिस्टम, सबसे बड़ा फेलियर निकला। तो ये जो है सबसे बड़ा इनेबिलिटी टू पे जो है फिक्स्ड रेवेन्यू, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका हुआ था आपके परमानेंट सेटलमेंट का। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडिया वर प्राइमरली, अब देखिए प्राइमरी एम क्या है इनका। तो क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम बात करें इंश्योरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियन पीजेंट, ये भी नहीं करना था। क्या जनरेट करना था आपके रेवेन्यू को फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो यस, यहाँ पर आपके याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना इनका प्राइमरी आपकी कॉस्ट था। तो कितना आपने कौन कौन से सेटलमेंट पढ़ा? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, महलवारी सिस्टम, ठीक है, महलवारी और रेवतवारी सिस्टम, ये आपके तीनों पढ़ा। अब किसके किसके द्वारा दिया, किस किस जो है क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आप रिव्यू भी दे सकते हैं, आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये सारे जो है पीडीएफ्स एंड पीपीटीज को एक्सेस करना है, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। ठीक है, यू कैन ज्वाइन इट, और आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और जुड़े रहिएगा, स्टेड इन विद अस। एंड क्योंकि अपनी कुछ समय बाद जब आपके एग्जाम होंगे, तो हम और भी बहुत सारी चीजें आपके जो है इसी चैनल पे कवर करवाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जुड़िएगा, धन्यवाद।